Very good afternoon to all of you. Welcome to Science on Sphere show. In today's session, we will explore our solar system. So let's begin our journey. The first slide is of galaxy. Galaxy is a huge group of gases, dust, stars and their respective solar systems. जिस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ आता है वो किस गैलेक्सी में है? And the shape of this beautiful Milky Way galaxy is spiral. Solar system. Solar what relates to sun, like solar cell, solar cooker. उसी तरीके से जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका मतलब सन और उसके फैमिली मेंबर्स विच आर आवर प्लैनेट्स. The sun is a hot ball of glowing gases, mainly made up of hydrogen and helium. अब ये जो इसकी सरफेस पे आप येलो फ्लेयर्स देख रहे हैं, these are constantly occurring thermonuclear fusions of hydrogen and helium. यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस पाई जाती हैं उनके कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन्स होते हैं जिसकी वजह से हमें ह्यूज अमाउंट में हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड होती है. अब अगर सन ना हो तो क्या हमारी लाइफ अफेक्ट होगी? यस. हमारे जो ब्रेन प्लांट्स होते हैं उनका जो फूड मेकिंग प्रोसेस है विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इज आल्सो पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यानी कि सन नहीं तो सनलाइट नहीं, सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, और फोटोसिंथेसिस नहीं तो फूड प्रोडक्शन नहीं, और फूड प्रोडक्शन नहीं तो हम लोगों के लिए भी फूड नहीं. और क्या हम लोग ऐसे हैं जो बिना खाए रह सके? 1 घंटे या 1 दिन भी भूखा रहने के लिए बोल दिया जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है. अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हमने सन और जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके साइज का कंपैरिजन किया है कि अगर हमारा सन 6 फीट डायमीटर का हो जाए तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो किस साइज के अपीयर होंगे. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स विच आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स टाइनी डॉट की तरह अपीयर हो रहे हैं, एंड द रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स विच आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इजिली विजिबल साइज के हैं. The first planet is Mercury. It is the smallest and closest to Earth और Sun. Sun के क्लोज है तो इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई. लेकिन इसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता. किसी भी प्लेनेट का टेम्परेचर क्या होगा वो डिसाइड करता है वहाँ का एटमॉस्फेयर प्लस वहाँ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस. मरकरी के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सोस्फीयर. साथ ही यहाँ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं पाई जाती. नाउ व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस व्हिच ट्रैप्स द सनलाइट एंड मेक्स द एटमॉस्फेयर वार्मर, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. अब इस तरह की गैसेस हमारी मरकरी के एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी सनलाइट आती है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होती. और इसी वजह से सन के इतने क्लोज होने के बाद भी इसका जो टेम्परेचर है वो इतना हाई नहीं है. वीनस, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बिकॉज इट शाइन्स वेरी ब्राइटली, और ये मॉर्निंग में सबसे पहले और इवनिंग तक विजिबल रहता है. इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड द क्रेडिट गोज टू इट्स थिक एटमॉस्फेयर प्लस presence of greenhouse gases in the atmosphere, mainly carbon dioxide and methane, plus presence of sulfuric clouds which smells like rotten egg. ठीक एटमॉस्फेयर के साथ साथ इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. साथ ही यहाँ के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक क्लाउड्स पाए जाते हैं जिनकी सड़े वंडे जैसी स्मेल होती है. और ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो फर्दर इसके टेम्परेचर को रेज कर देते हैं अप्रॉक्स 475 डिग्री सेल्सियस. समर सीजन स्टार्ट हो चुका है. 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होगा और हमारी हालत उसी में अभी कैसी हो जाती है. फिर वीनस पर तो जो हमारा टेम्परेचर है वो है 475 डिग्री सेल्सियस. इमेजिन कर सकते हैं कि वीनस पर हमारे साथ क्या होना है. अब अगर हम वीनस के सरफेस पर प्रेशर की बात करें, द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. क्रस्ट से हम डीप ओशन में जाएंगे, प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज. क्रस्ट से हम डीपेस्ट ओशन
होता है उसका 90 टाइम्स प्रेशर वीनस की सरफेस पर होता है, यानी अर्थ पर आपकी बॉडी हाई प्रेशर की वजह से तब क्रश होगी जब आप डीपेस्ट ओशन में पहुंचेंगे, लेकिन वीनस की सिर्फ सरफेस पर रहने से ही आपकी बॉडी क्रश हो जानी है। अब इसकी एक और बहुत पेक्यूलियर बात वो है इसका रोटेशन। रोटेशन इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी धुरी पर घूमना जैसे लट्टू घूमता है। वीनस के रोटेशन की बात करें तो इसका जो रोटेशन होता है वो बैकवर्ड होता है। अर्थ पर हमारा सनराइज होता है ईस्ट में और हमारा सनसेट होता है वेस्ट में। अब इसका रोटेशन बैकवर्ड है तो यहाँ पे सनराइज होगा वेस्ट में और सनसेट होगा ईस्ट में। नेक्स्ट इज अवर स्वीट होम द अर्थ। It is also known as blue marble, 70% water and 30% land, rocks, mountains. अब एक यही प्लेनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है। पहला रीजन सन से इसका डिस्टेंस काफी फेवरेबल है, जिसकी वजह से यहाँ ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। सेकंड, यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो तीनों फॉर्म्स में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थर्ड, हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज ऑक्सीजन, जो कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में 21%, साथ ही यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक बहुत यूनिक लेयर पाई जाती है विच इज नोन एज ओजोन लेयर, which protects us from harmful radiations, mainly ultraviolet radiations. लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से ये जो ओजोन लेयर है इसका डिप्लीशन हो रहा है। क्या क्या है वो एक्टिविटीज? पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन। क्या हमारे घरों में जो एसीज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? उनसे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं विच आर नोन एज CFCs और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ये जो ओजोन डिप्लीशन का जो प्रोसेस है उसमें मेन विलन का रोल प्ले करते हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और जो ओजोन डिप्लीशन का प्रोसेस है उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज मार्स। इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। व्हाई? जब आप सबके घरों में कोई ना कोई आयरन की चीज जरूर होती है, या तो आयरन के गेट्स हो गए, ग्रिल्स हो गई, जिन पर ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता होगा विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। उसी तरीके से जो हमारा मार्स है वहां पे भी आयरन मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल एंड एटमॉस्फेयर रेडिश अपीयर होती है। अब अर्थ पर डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। साइंटिस्ट इस खोज में लगातार लगे हुए हैं कि क्या कोई दूसरा प्लेनेट है जहाँ लाइफ पॉसिबल है, और इस पूरी रिसर्च का जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है मार्स। इसी का हिस्सा है परसीवरेंस रोवर, जो यहाँ जुलाई 2021 में भेजा गया था यहाँ की एंशियंट लाइफ को स्टडी करने के लिए, कि अगर मार्स पर कोई एंशियंट लाइफ थी तो कैसी थी और क्यों थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। अभी तक हमने जो भी प्लैनेट्स देखे दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स विच हैव रॉकी सरफेस। यहाँ से हमारे गैसियस प्लैनेट्स की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसका सबसे पहला जो मेंबर है वो है जुपिटर। It is the largest planet in the solar system. It is mainly made up of hydrogen and helium. अब ये जो इसकी सरफेस पे आप डिफरेंट लेयर्स देख रहे हैं, ये क्या है? अगर ये गैसेस है तो डिफरेंट लेयर्स में क्यों अरेंज हो गई हैं? जब आप ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या वो मिक्स हो जाता है? दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स। Water floats on the oil, right? Opposite. Oil floats on the water due to density difference. उसी तरीके से जो हमारा जुपिटर है वहाँ पे डिफरेंट गैसेस पाई जाती है जिनकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं। डिफरेंट डेंसिटीज होने की वजह से ये डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। अब ये जो इसकी सरफेस पे आप आई लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज नोन एज जाइंट रेड स्पॉट, जो कि बेसिकली एक स्टॉर्म है, तूफान है, जिसका साइज अर्थ का 3 टाइम्स है। तो अब आप इस बात से इमेजिन कर सकते हैं कि जुपिटर खुद कितना बड़ा है कि उस पे आने वाला जो तूफान है वो अर्थ का 3 टाइम्स है। सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं वो छोटे छोटे रिंगलेट से मिलकर बनी होती है, और ये छोटी छोटी जो रिंगलेट्स हैं ये आइस एंड रॉक्स हैं, जो इसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसके चारों तरफ एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज हो जाते हैं और रिंग अपीयरेंस देते हैं। सैटर्न के एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन हीलियम गैसेस मेनली पाई जाती हैं। इट हैज द लोएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम, और इसी वजह से अगर मैं सैटर्न को उठा के स्विमिंग पूल में डाल दूंगी तो इट विल फ्लोट। अब हम सोलर सिस्टम के एक्सट्रीम पर आ चुके हैं,
तो यहाँ तक सन रेज इतनी एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो हमारे रिमेनिंग 2 प्लैनेट्स हैं, विच आर यूरेनस एंड नेपच्यून, ये काफी ठंडे प्लैनेट्स हैं। यूरेनस के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम के अलावा मीथेन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका आपको ब्लूइश ग्रीन कलर विजिबल है। वीनस की तरह ही जो हमारा यूरेनस है, इसका भी रोटेशन बैकवर्ड होता है, यानी यहाँ पर भी हमारा सनराइज होना है वेस्ट में एंड सनसेट होना है ईस्ट में। नेपच्यून काफी ठंडा प्लेनेट है, यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन, हीलियम के साथ साथ मीथेन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका आपको ब्लूइश कलर विजिबल है। मून, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे हमारा सोलर वर्ड सन के लिए यूज होता है, उसी तरीके से हमारा जो मून है उसका दूसरा नाम है, द अदर नेम फॉर मून इज लूना। अब ये जो आप लूना की सरफेस पे छोटे छोटे गड्ढे देख रहे हैं, दीज आर क्रेटर्स, जो किसी मीटियोर के टकराने की वजह से बन जाते हैं। इन क्रेटर्स को लेकर बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। कुछ को ये क्रेटर्स इंसान के आंख, नाक, कान, मुंह की तरह लगते थे, तो उन्होंने कह दिया मैन ऑन द मून। कुछ को ये क्रेटर्स चीज की तरह लगते थे, पनीर की तरह, तो उन्होंने कह दिया अवर मून इज फुल ऑफ डिलीशियस डेयरी प्रोडक्ट्स। अब अर्थ पर 70% वाटर है, तो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ओशियंस होते हैं उनमें कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, विच आर नोन एज टाइड्स। अगर वो डिस्टर्बेंसेस ज्यादा है तो उन्हें हाई टाइड्स बोला जाता है, अगर वो कम है तो लो टाइड्स। क्या ये जो टाइड्स हैं इनका कुछ सिग्निफिकेंस भी है, कुछ इंपॉर्टेंस भी है? बिल्कुल इनका इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस टाइडल एनर्जी। सेकंड, हमारे जो अर्थ पे फेवरेबल वेदर होता है वो भी इन टाइड्स की वजह से होता है। थर्ड, पुराने जमाने में जब लोग समुद्री यात्रा पर जाते थे तो उनके पास मैग्नेटिक कंपास जैसा कुछ नहीं होता था डायरेक्शंस बताने के लिए, तब ये टाइड्स ही नेविगेशन का काम करते थे, डायरेक्शंस बताने का काम करते थे। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एकादशी के बारे में सबने सुना होगा। ऐसा बोला जाता है कि आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, या फिर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो निर्जला व्रत रहें। होपफुली माइथोलॉजिकल रीजन सबको पता होगा। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए? तो ये आप लोगों को बता दिया जाए या होमवर्क के लिए दे दिया जाए? बता दिया जाए। एकादशी के दिन जो हमारा मून होता है उसकी स्काई में पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर होता है। अब वो ग्रेविटेशनल पुल सब पर इक्वली एक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कि मुझे एस्केप कर दे, सिर्फ आप लोगों पे एक्ट करे। चावल की जब खेती होती है तो उसकी फसल में काफी पानी लगाया जाता है। चावल को जब हम बनाते हैं तब भी पानी में सोख करके बनाते हैं। हमारी खुद की बॉडी 75% वाटर है, तो अगर हम एकादशी के दिन चावल खा रहे हैं या फिर पानी वाला व्रत रख रहे हैं जिसमें पानी पी सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा फूड कंटेंट खा रहे हैं जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो बेसिकली हम वाटर इनटेक ज्यादा कर रहे हैं। अब मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जिस तरह के डिस्टर्बेंसेस हमारे ओशियंस में क्रिएट होते हैं, उसी तरह के कुछ डिस्टर्बेंसेस हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से जो हमने राइस ग्रेन्स खाए उनका जो डाइजेशन है या तो वो प्रॉपरली नहीं होगा या वो स्लोली होगा। ओवरऑल देखें तो खाना या तो पचेगा नहीं या वो धीरे धीरे पचेगा, और जब खाना पचता नहीं है तो कैसा फील होता है सबको पता है, भारी भारी महसूस होता है, मन करता है बस आलसियों की तरह पड़े रहें बेड पर और सोते रहें। तो इन सब कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, और अगर आप व्रत रखते हैं तो निर्जला व्रत रहें, ताकि आप लाइट रहें, रिलैक्स रहें और आपका दिन हैप्पी जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द शो। थैंक्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अब अगर आप लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में कर सकते हैं।